जम्मू कश्मीर में हो रही ऐतिहासिक G20 बैठक के लिए डेलीगेट्स ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड कर लिया है और हवाई अड्डे पर इन डेलीगेट्स का वेलकम करने के बाद एक छोटा सा कल्चरल कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद डेलीगेट्स इसी हवाई अड्डे से बाहर आने के बाद सीधा डलझील की तरफ उस इलाके का रुख करेंगे जहां पर इन डेलीगेट्स के रहने का प्रबंध किया गया है। श्रीनगर हवाई अड्डे के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल कमांडोज टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी टीम सारे जो है पूरे इस हवाई अड्डे से लेकर डलझील के रास्ते तक चप्पे चप्पे पर तैनात है। पूरा मेकओवर किया गया है श्रीनगर का इस ऐतिहासिक बैठक के लिए, जो धारा 370 हटने के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक कश्मीर घाटी में हो रही है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आज G20 की बैठक हो रही है और G20 की बैठक को लेकर पूरे देश की जनता में बेहद ज्यादा खुशी है और खासतौर पर खुशी है जम्मू कश्मीर के लोगों में। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे यहाँ पर हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए और जो बैनर हाथ में लिया हुआ उस पर लिखा हुआ है G20 का स्वागत है। ढोल नगाड़े की थाप पर बैंड बाजे यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। आप तमाम यहाँ पर लोगों को देखिए, महिलाओं को देखिए, युवाओं को देखिए, बुजुर्ग को देखिए, बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को बेहद ज्यादा खुश है और खुशी इस बात को लेकर है कि आज जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक हो रही है। आप देखिए बेहद ज्यादा खुशी जो है इनके चेहरों पर दिखाई दे रही है और जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं बल्कि पूरे देश को जिसका इंतजार था कि जब कश्मीर घाटी में G20 की बैठक होगी और आज जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक हो रही है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। जम्मू कश्मीर में आज G20 की बैठक हो रही है। इस बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को इस कदर चाक-चौबंद किया गया है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। और न्यूज़ 24 इस समय मौजूद है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहाँ पर आप देखिए कि जवान जो हैं वो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। ये जो सामने का इलाका आपको दिख रहा है ये है पाकिस्तान का इलाका और आप तमाम जवानों को देखिए, जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और इन जवानों का यही मकसद है कि कायर पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा संख्या में आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई जा सके। देश की जनता को भरोसा जवान दिला रहे हैं कि आप लोग बेखौफ होकर रहिए, क्योंकि हमारे होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अखनूर सेक्टर। श्रीनगर में G20 तो 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की रैली। क्या है बिलावल का जहरीला प्लान? पूरी दुनिया इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि पाकिस्तान किस कदर जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन से परेशान है। सम्मेलन को असफल करार देने के मकसद से मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक जहरीला प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत G20 आयोजन के दौरान ही 21 से 23 मई तक बिलावल पीओके में रहेंगे। 23 मई को बिलावल बाग कश्मीर में कश्मीरी शरणार्थियों के साथ मुलाकात करेंगे, साथ ही एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बाग कश्मीर मुजफ्फराबाद से 80 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से यह 160 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू कश्मीर में G20 का सम्मेलन 22 से 24 मई के बीच आयोजित होना है। वहीं पीओके के अंदर 21 से 23 मई तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कार्यक्रम है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में फिपिक बैठक में शामिल हुए। इस बीच रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि पलाऊ ने पीएम को इबाकल अवार्ड तो फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का सम्मान दिया। इससे पहले फिपिक की बैठक में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने कहा, भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों का लीडर है और हम सभी विकसित देशों के पावर प्ले के शिकार हैं। मरापे के बाद पीएम मोदी ने भी नाम लिए बिना विकसित देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोरोना का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकास
विकासशील और गरीब देशों पर पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी और गरीबी, कई चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में वहां के पीएम जेम्स मारेप ने उनकी अगवानी की और मारेप ने मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया और ये तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। कैमरामैन राणा विनाश के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24। 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर करने के फैसले को लेकर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जिस मकसद से 2000 रुपए का नोट लाया गया था, वो मकसद अब पूरा हो चुका है। नोटबंदी के समय नोटों की कमी थी, जिसके कारण 2000 रुपए का नोट लाया गया था, लेकिन अब मार्केट में अन्य वैल्यू के नोटों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब इस नोट को बंद किया जा रहा है। हालांकि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है। बैंकों से कहा गया है कि वो बिना किसी कतार के आराम से नोटों की बदली करें। इसके लिए बैंकों को सख्त निर्देश दिया गया है, इसलिए लोग पैनिक न हो, आराम से बैंकों में जाकर अपना नोट जमा कराएं। तब तक ये नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 के तहत एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में होने वाली विपक्षी एकता को लेकर अहम बैठक पर इस बैठक में अहम चर्चा होनी है। नीतीश कुमार बीते 2 दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं और इस दरमियान उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की तुलना बिहार की राजनीति के धनानंद से की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार मिशन 2024 का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में अपनी बची खुची जमीन को वापस संजो रखने की ही एक नई रणनीति है। 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार देश ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी गुमराह कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार का जो ऑर्डिनेंस आया है, अब अरविंद केजरीवाल देश भर में तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जब ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में आए तो ऐसे में तमाम विपक्ष एकजुटता के साथ इस ऑर्डिनेंस पर रोक लगाने की कोशिश करें। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है, इसके बाद वो ममता बनर्जी से मिलेंगे, साथ में शरद पवार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो परिस्थितियाँ पिछले कुछ दिनों से बनी है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कोशिश होगी तो एक तो वो पूरे देश भर में तमाम विपक्ष को एकजुट करें नीतीश कुमार के साथ, और दूसरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली वालों को ये समझाया जाए कि आखिर जो ऑर्डिनेंस आया है उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों में 11 जून को एक बड़ी रैली जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी रामलीला मैदान में। उसमें दिल्ली के तमाम लोगों को इन्वाइट किया गया है और कहा गया है कि ये लड़ाई दिल्ली के लोगों की है, इसलिए दिल्ली के लोग इस रैली में ज़रूर शामिल हों। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब नाराज हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि त्रिपुरा में पार्टी के संगठन को बाहरी लोग चला रहे हैं। हालांकि ये बाहरी लोग पार्टी के बाहर के लोग हैं या दूसरे राज्य के लोग हैं, इस पर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। इस बात को उन्होंने अभी छुपा कर रखा है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली से फ्लाइट ले रहे थे, उसी वक्त पार्टी आलाकमान की तरफ से फ़ोन गया कि उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका मैसेज पहले ही हर जगह भेज दिया है, सर्कुलेट कर दिया है, लिहाजा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि वो बहुत अधिक हमलावर पार्टी पर नहीं हुए, लेकिन इशारों में उन्होंने कहा कि वो काफ़ी नाराज़ हैं। इससे पहले उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उस वक्त भी दूसरे राज्य के एक नेता का नाम आया था। उस वक्त भी बिप्लब देब ने नाराजगी जताई थी कि आखिर दूसरे राज्य का कोई बड़ा नेता कैसे त्रिपुरा की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। अब शायद वो वक्त आ गया कि उन्हें लगा कि अब अपनी बात को कहना चाहिए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। आज वहाँ पे त्रिपुरा में कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, लेकिन वो बैठक के लिए त्रिपुरा में नहीं रुके, अगरतला में नहीं रुके, वापस दिल्ली आ गए और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री समेत पार्टी के टॉप नेताओं से उनकी अब बातचीत होगी इस मुद्दे पे। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ईडी के समक्ष पेश हुए। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल ईडी IL&FS मामले में जांच कर रही है। ईडी का कहना है कि ये कंपनी में काफ़ी सारी अनियमितता हुई है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। एक ही व्यक्ति को कई सारे ठेके दिए गए और हो सकता है कि उस व्यक्ति ने कई सारे लोगों को कमीशन दी होगी और इसी मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने सबसे पहले जयंत पाटिल को 12 मई को समन जारी किया था, 15 मई को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन जयंत पाटिल ने समय मांगा था क्योंकि उनके पहले से ही कुछ प्रोग्राम नियोजित थे। लिहाजा 22 मई को जयंत पाटिल ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए। हालांकि जयंत पाटिल ने ईडी पहुंचने से पहले लोगों से अपील की थी, उनके कार्यकर्ताओं से, कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन ना करें। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और ये विरोध प्रदर्शन ईडी के दफ्तर के बाहर ही किया गया। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सशर्त नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि मुझे नार्को टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। आरोप लगाने वाले सभी पहलवानों का भी ये टेस्ट कराया जाना चाहिए। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी नार्को टेस्ट करवाया जाए। यही नहीं, बृजभूषण ने ये भी कहा कि इस आंदोलन के पीछे की मंशा क्या है, षड्यंत्र क्या है, उसको नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए और साथ ही मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। ये मांग मैं उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं। यही नहीं, बीजेपी सांसद ने साफ किया कि आरोप लगाने वाले न्यायपालिका को भी नहीं मानते हैं और पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने ये भी कहा है कि आरोप लगाने वालों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर उनके पास कोई ऑडियो, वीडियो या कॉल डिटेल है तो उसे सामने लाया जाए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन लगातार जंतर मंतर पर जारी है और अब पहलवानों ने डबल कॉन्फिडेंस के साथ बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों का जवाब दिया है। यहाँ आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों को चैलेंज दिया था कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके साथ बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद अब बजरंग पुनिया ने ऐलान किया है कि पहलवान भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, बजरंग पुनिया ने ये भी कहा कि सिर्फ बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ही नहीं, वो सातों महिला पहलवान जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है, वो भी बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नार्को टेस्ट पूरे देश के सामने लाइव होना चाहिए। जो भी सवाल जवाब पूछे जाए वो पूरे देश को सुनाए जाने चाहिए, दिखाए जाने चाहिए। साथ ही साथ अगर फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, ये बात भी कही है। इससे पहले बृजभूषण सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कहा था कि वो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर कराने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होना चाहिए। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पटना में करीब 300 वर्ष पुराने इस दुर्गा ब्रह्मस्थान मंदिर को हटाने को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने आ चुके हैं। यह मंदिर अशोक राजपथ में है, पटना कॉलेज के सामने, जहां पर इसका इतिहास करीब 300 वर्ष पुराना है। लेकिन इस मंदिर को अब निर्माण के चलते हटाया जा रहा है। दरअसल इस पूरे अशोक राजपथ पे डबल डेकल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर इस मंदिर को जिला प्रशासन ने हटाने की कोशिश की, जिसको लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए हैं। लगातार आमरण अनशन यहाँ पे चल रहा है और ये लोग जो यहाँ पे स्थानीय हैं वो मंदिर को हटाने का विरोध कर रहे हैं, जबकि प्रशासन किसी भी कीमत पर इस मंदिर को हटाने की बात कर रहा है। और जिसको लेके जो जिला प्रशासन के साथ हैं, लगातार बैठकों का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन अब पूरा इलाके में इस बात को लेकर तनाव हो गया और लोग इस बात को लेकर अड़िग हैं कि जान दे देंगे लेकिन मंदिर नहीं टूटने देंगे। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर इस मंदिर को टूटने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बिहार में नीतीश सरकार ने शिक्षकों के लिए नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली तो बना दी है, लेकिन अब यह नियमावली नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ महागठबंधन में सहयोगी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो या फिर जीतन राम मांझी हो, सभी इस नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रभावी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के मसले पर महागठबंधन दो फार हो गई है। 7 दलों में से 5 दल इसके विरोध में हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो धरना और प्रदर्शन किए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उसमें भी वाम दल हिस्सा ले रही है।
एक तरफ शिक्षक संघ और दूसरी तरफ नियोजित जो शिक्षक हैं वह विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब महागठबंधन के सहयोगी पार्टी भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार है जो मानने को तैयार ही नहीं है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में गुरुवाणी के प्रसारण का एक अधिकार एक निजी टीवी चैनल को दिए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि गुरुवाणी का प्रसारण सभी चैनलों पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पवित्र गुरुवाणी के प्रसारण को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि समानता के प्रतीक और सरबत का भला मानने वाली पवित्र गुरुवाणी के प्रसारण का हक केवल एक खास चैनल को ही क्यों दिया जाए। सारे चैनलों को गुरुवाणी के टेलीकास्ट करने के लिए मुफ्त अधिकार मिलना चाहिए। कि आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम श्री दरबार साहिब में से प्रसारित होने वाले गुरुवाणी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते रहे हैं। बार बार वो इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि इसका प्रसारण सभी चैनलों को होना चाहिए। और इतना ही नहीं, पिछली कांग्रेस सरकार में भी कई बार ये मुद्दा जो है वो सुर्खियों में रहा है और ये पूरा मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस बयान का कितना असर जो है वो आने वाले दिनों में पड़ता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। 16-16 सीट फॉर्मूलों को लेकर जहां पर महाविकास आघाड़ी में मातापच्ची चल रही है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में बड़ा भाई कौन और छोटा भाई कौन, इसको लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। एनसीपी के नेता अजित पवार ने कोल्हापुर में एनसीपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास विधानसभा की 44 सीटें हैं, यानी 44 विधायक हैं, तो एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। ऐसे में अब एनसीपी बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। अब यहाँ पर संजय राउत भी बोल पड़े। संजय राउत ने कहा कि बड़ा भाई छोटा भाई ऐसा महाविकास आघाड़ी में कुछ है नहीं, अगर ये जानना है तो डीएनए टेस्ट करनी होगी। उसके बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बोल पड़े। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस को कभी घमंड था नहीं और होगा भी नहीं। महाराष्ट्र विधान परिषद के पिछले दिनों हुए चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा के कस्बापेट उपचुनाव में यहाँ पर कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी एक नई ताकत के साथ उभरी थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में यह रस्साकशी चल रही है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। राज्य के कर्मचारियों को डीए को मांग को लेकर ममता सरकार अब सख्त हो चुकी है। ममता सरकार का कहना है कि जो डीए कर्मचारी हैं, जिस तरह से टिफिन आवर में कोई यहाँ पे राज्य के जो कर्मचारी ना ही मीटिंग और ना ही मिचिल कर सकते हैं, ना ही डीए के लिए कोई बातें कर सकते हैं। साफ तौर पे देखें कि जिस तरह से राज्य के जो कर्मचारी हैं, टिफिन टाइम में इनका टिफिन भी टाइम जो था वो कम कर दिया गया है, 1:30 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। और इसको लेकर अब यदि कोई ऐसा जो कर्मचारी है ये यहाँ टिफिन टाइम में मीटिंग और मिचिल करता है तो एक दिन का उसका पैसा भी कट जाएगा और उसे अब्सेंट दिखाया जाएगा। इसको लेकर आज पूरे कोलकाता में जो राज्य के कर्मचारी हैं लगातार ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखना है कि डीए कर्मचारी कब तक इस अपने मांगों पे अड़े रहते हैं। क्या राज्य सरकार पे दबाव बना सकते हैं या नहीं, या केंद्र सरकार के तरह जिस तरह से डीए मिल रहा है राज्य सरकार उस फैसले पे अमल करता है। फिलहाल डीए कर्मचारी लगातार आंदोलन, विरोध प्रदर्शन धर्मतल्ला में कोलकाता के कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादित बयान देकर साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार राम राज को लेकर के विवादित टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी के लिए लगातार दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगे स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। कभी रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर तो कभी साधु संतों और भगवा रंग को लेकर लगातार हिंदुओं पर निशाना साध रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार रामराज को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद रामराज की कल्पना अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रामराज का मतलब दलितों और पिछड़ों का शोषण है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार अपने ट्वीट पर लिखा है कि रामराज एक धोखा है। पहले भी रामराज के नाम पर कभी शंभू का सिर काटा गया तो कभी एकलव्य का अंगूठा। अब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण काटा जा रहा है, यानी संविधान से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जागो और सावधान हो जाओ, रामराज हटाओ और आरक्षण बचाओ। स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद साधु संतों में भारी नाराजगी व्याप्त है। कुछ लोगों ने स्वामी प्रसाद को मूर्ख बताया। गुजरात में सामने आया एक और भर्ती परीक्षा कांड। बिजली सहायकों की भर्ती परीक्षा में हुई जमकर धांधली। पेपर लीक कांड और सरकारी भर्ती
परीक्षा कांड के बाद एक और भर्ती परीक्षा कांड सामने आया है। इस बार बिजली सहायकों की भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन एग्जाम में जमकर धांधली हुई है और इस मामले में सूरत क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घोटाले में शामिल अनिकेत भट्ट, भास्कर चौधरी, निशिकांत सिन्हा, चिरायु विद्युत, इमरान सहित गैंग के अन्य सदस्यों की फिलहाल तलाश की जा रही है। अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए धांधली करने वाले ये लोग उम्मीदवारों से पहले ही संपर्क कर लेते थे, जिनका कोई और ऑनलाइन प्रश्न पत्र भरता था। इसके लिए आरोपी को एक ही सीपीयू से 2 मॉनिटर स्प्लिट स्क्रीन के जरिए ऑपरेट किए जाते थे। जो परीक्षार्थी है वो केंद्र में बैठा होता था, जबकि दूसरा व्यक्ति स्क्रीन शेयर कर उसके उत्तरों को भरता था। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। लव जिहाद पर बनी द केरला स्टोरी को लेकर देश भर में एक तरफ जहां सियासी विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें द केरला स्टोरी देखने के बाद उसका इफेक्ट भी हुआ है। मामला इंदौर का है, जहां पर एक युवती जिसका प्रेमी है जो कि दूसरे धर्म का है और उसके साथ लंबे वक्त से रह रही थी, लेकिन काफ़ी जिद करने के बाद जब युवती अपने प्रेमी के साथ लव जिहाद पर बनी ये फिल्म जो द केरला स्टोरी देखने के लिए जब पहुंची, इसके बाद उसने जब फिल्म देखने के बाद फौरन ही वो थाने पहुंच गई और थाने पहुंचकर उसने जो प्रेमी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको लगा कि द केरला स्टोरी देखनी चाहिए और इसने अपने बयान में पुलिस को जो बताया कि उसने फिल्म देखी, जिसके बाद वो उसे लगा कि उसे इस बात की शिकायत पुलिस से करनी चाहिए और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बीजेपी के तमाम नेता लगातार द केरला स्टोरी देखने के लिए लोगों को ले जाते रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। दिल्ली समेत अधिकतर राज्यों में हीट वेव से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं और अब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देश में इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत अधिकतर राज्यों में हीट वेव से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। इससे पहले 12 मई को साल के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया था, क्योंकि इस दिन तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उत्तर भारत की बात की जाए तो इस वक्त भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है। ज्यादातर राज्यों में तापमान भी 40 डिग्री पार कर चुका है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं आने वाले दिनों में झुलसाने वाली गर्मी के लिए आप तैयार रहें। मौसम विभाग के मुताबिक इस झुलसाने वाली गर्मी के बाद उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में बारिश के बाद मौसम साफ होगा और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप अपने घर पे ही रहें, क्योंकि अब दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी हो चुका है। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। अंतरिक्ष क्षमता में लगातार इजाफा करता भारत एक और उपलब्धि के बेहद करीब है। जानकारी के मुताबिक इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 की लॉन्च के बेहद करीब है। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के मध्य तक स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह के लिए रवाना कर सकते हैं। इसरो ने साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। इसरो के अधिकारियों के अनुसार जहां लैंडर और रोवर पर इन वैज्ञानिक उपकरणों का दायरा चंद्रमा का विज्ञान की थीम पर काम करेगा। जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष यान लूनर साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 का मुकाबला रूसी यान लूना 25 के साथ हो। चंद्रमा के लिए तीसरा उपग्रह मिशन चंद्रयान 3 का अगले साल लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग और घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने ये जानकारी दी कि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य लैंडिंग होगा, जिसके लिए बेहद काम किया जा रहा है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ मैं नवजोत सूदन, न्यूज़ 24। पिछले दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल में एक फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पे लोग भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरह का है कि अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का फ्रेंचाइजी अब साउथ कोरिया में बनने वाला है। जी हाँ, इस फिल्म का रीमेक होगा, जिसमें 2020 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर्स जीतने वाले पैरासाइट फिल्म के लीड एक्टर सॉन्ग कॉन्ग अजय देवगन का किरदार निभाने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसके बाद लोग अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अब साउथ कोरिया में जो ये दृश्यम का फिल्म बनने वाला है वो फिल्म बहुत ही जल्द निकले। इतना ही नहीं, अजय देवगन की दृश्यम मलयालम फिल्म 2013 में जो आई थी उसका भी रीमेक है और अब तक 2013 के मलयालम फिल्म के जितने भी रीमेक बने हैं दृश्यम के वो सारे अब तक सुपर हिट रहे हैं। अब लोगों का इंतजार है कि जो साउथ कोरिया वर्जन आने वाला है वो किस तरह से आएगा और सॉन्ग कॉन्ग कितने बेहतरीन तरीके से अजय देवगन वाले किरदार को निभाते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24, मुंबई।